हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार मैथ। तो बेसिकली कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब बेटर होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ में। तो जैसे कि लेक्चर सीरीज़ 14 तक हमने कंप्लीट किया था, यूनिट थर्ड पे पहुंच गए हैं। और यूनिट थर्ड पे हमने आपको समझाया था कि व्हाट इज़ द फील्ड एक्सटेंशन, और उसी एक्सटेंशन में आपको बताया कि फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है। वही एक्सटेंशन फील्ड और फील्ड मिलके जो है वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं। उसी में हमने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम बनाई, डायमेंशन बताई, डिग्री बताई, ये सारी चीज़ें आपको समझाई। अब थोड़ा उसी को हम और क्रिटिसाइज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और नोटेशन है। हम लोग यूनिट थर्ड पे हैं, यूनिट 03 पे, और लेक्चर नंबर 15 आ गया है ना। लेक्चर नंबर 15, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा इसका, कंप्लीट हो जाएगा 7 से 8 लेक्चर में, ठीक है। तो 15 पे आ गए हैं, तो अब इसमें कुछ नोटेशन आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, जो उनको हम जिक्र करते हैं। देखो क्या नोटेशन है आपका। अ, जैसे नोटेशन लिखिए, नोटेशन कि अगर जैसे मान लो कि लेट के का एक्सटेंशन फील्ड एफ है, ऐसे ही डिनोट करते थे एक्सटेंशन फील्ड को। एंड क्या है, एंड जो एस है वो एफ का सबसेट है। एस इज अ सबसेट ऑफ एफ, ठीक है। के का एक्सटेंशन फील्ड अगर एफ है और एस एफ का सबसेट है, देन एक चीज हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला एक टर्म लिख रहे हैं के ओवर एस, और एक दूसरा टर्म लिख रहे हैं हम के ऑफ एस। के ओवर एस को कहते हैं, इसको हम बोलेंगे सब रिंग जनरेटेड बाई के यूनियन एस। इसे बोलेंगे सब रिंग जनरेटेड बाई के यूनियन यस। और नीचे वाले टर्म को बोलेंगे सब फील्ड जनरेटेड बाई के यूनियन एस, ठीक है। के एस ये जो है इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, ओके। ये बात समझ में आएगी नहीं? मैंने बस जस्ट नोटेशन लिखा है और उसमें आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जहाँ पे आपको के ओवर यस इस तरीके से दिखा होगा मिलके, तो इसका मतलब है कि अगर के का एक्सटेंशन फील्ड कुछ यफ है और यस जो है वो यफ का सबसेट है, अगर ये कंडीशन है तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। और इससे जो बन रहा है, इससे जो के यूनियन एस से जनरेट में होगा वो क्या मिलेगा हमको, एक सब रिंग मिलेगा। ये बात हमने बताई आपको। दूसरी बात हमने ये सिखाई कि के ऑफ एस लिखा होगा, इसका मतलब है कि के यूनियन एस से जनरेट हो रहा होगा। और ये क्या जनरेट होकर मिलेगी हमको, सब फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी, सब फील्ड। लेकिन के यस आए तो इसका मतलब ये है कि के का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन फील्ड होगा, और जो एक्सटेंशन फील्ड होगा यस उसी का सबसेट होगा। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरी बात कि जो के यस होता है, जैसे के का एक्सटेंशन फील्ड क्या होता है, एफ होता है, लेकिन के और एफ के बीच में ये हमारे पास के एस आ जाता है, क्योंकि ये सब फील्ड होता है। ये क्या होता है, सब फील्ड। सब फील्ड आता है चूंकि यस किसका सबसेट होता है, एफ का, है ना। तो अगर के एस लगाओगे इस पर तो ए भी सबसेट ही तो होगा एफ का, तो इसका मतलब जो के एस का एक्सटेंशन फील्ड बनेगा वो एफ ही तो बनेगा। और के एस जो है के से तो बड़ा ही होगा, तो ये एक ए रिलेशन यहाँ से मिलने वाला हमको। तो एक ए रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद करके रख लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसको हम फील्ड ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इस केएस को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, इस केएस को हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। इसी तरीके से फाइनाइट प्रोडक्ट, ये जो होता है केएस, इसको के ओवर एस, इससे जो सबरिंग जनरेट होती है, इसको हम बोलते हैं दिस इज नॉट अ फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज अ फील्ड ऑफ क्यूसेंट्स। इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ क्यूसेंट्स। ये बस नाम है, ठीक है। अभी थोड़ा नोटेशन हम पास में रख रहे हैं, फिर इन्हीं का यूज करके हम आपको
बताएंगे कि क्या होगा। इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ क्यूसेंट। एक रिलेशन हमको ये वाला मिल गया। दूसरी बात ये है कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सम क्या होता है। जैसे मान लो इफ एस आपका के का सबसेट है, इस तरीके से एस के का सबसेट है, देन अगर आप के ओवर एस बनाओगे, यानी सब रिंग जनरेटेड बाई के यूनियन एस, अगर एस के का सबसेट है और के ओवर एस आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास के आएगा। तो जब एक के और एस के ही आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो के आया के, क्योंकि ये के आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि के सबसेट हो जाएगा किसका, के ओवर एस का, और ये सबसेट हो जाएगा किसका, यफ का। तो इस केस में आपको सबसेट मिलेंगे। इस केस में एक्सटेंशन फील्ड नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। एक्सटेंशन फील्ड आपको इस वाले केस में मिलेगा क्योंकि ये हमारे पास फील्ड ऑफ फ्रैक्शन होता है। समझ में आई इतनी बात। जब आपको के का कुछ सबसेट मिलेगा, यस मान लो के का सबसेट मिल गया, तो के ओवर एक्स एस जो होगा हमारे पास, जो सब रिंग जनरेटेड बाई के यूनियन यस होता है, वो के ही आ जाएगा। और के आने से हमको इस सबसेट वाला रिलेशन मिलेगा। इन सबका यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो बताएंगे, परेशान ना हो। उसके बाद एक पॉइंट और लिखो। ये पॉइंट है हमारे पास, के एस एक फील्ड है जो कंसिस्ट करती है फाइनाइट सम ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना। यहाँ पे लिखो के एस, ये जो है के एस कंसिस्ट, के एस कंसिस्ट फाइनाइट ऑफ फाइनाइट सम ऑफ ऑल फाइनाइट फाइनाइट प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ के यूनियन यस। मतलब ये जो के एस है जनरेटेड बाई सब फील्ड जनरेटेड बाई के यूनियन एस है, इसको हम बोलते हैं, कंसिस्ट होता है जितने भी फाइनाइट सम होते हैं, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, और किसके, के यूनियन एस के। बस ये थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ लो, थ्योरी में देखो बोरियत आएगी। तो कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी है, तो जो नोटेशन हम बता रहे हैं याद करने हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो टर्म आएंगी वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, के यूनियन एस क्लियरली, जो के यूनियन एस है आपका, के यूनियन एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये वाली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंटीग्रल डोमेन। मतलब हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो के एस होता है ये फील्ड ऑफ क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो जब फील्ड ऑफ फ्रैक्शन होता है तो यहाँ से ये बात पता चली कि के का एक्सटेंशन फील्ड के एस है और के एस का एक्सटेंशन फील्ड एफ होता है। जो फील्ड ऑफ फ्रैक्शन बनता है ये वास्तव में इंटीग्रल डोमेन होता है इंटीग्रल डोमेन। आपने पढ़ रखा होगा रिंग थ्योरी में कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है ना। ये क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो फील्ड ऑफ, एक बात आपको पता होगी कि जितने भी इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो फील्ड के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो देखो वही है, ये जो के एस आया है एक इंटीग्रल डोमेन है जो कि फील्ड के अंदर ही है। फील्ड के अंदर क्या मतलब, एफ जो फील्ड है एक्सटेंशन फील्ड के का था तो उसी के अंदर के एस भी आ गया हमारे पास। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद एक आती है डेफिनेशन, वो लिखिए। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ एस इज अ फाइनाइट सेट, देखो इफ एस इज अ फाइनाइट सेट, अगर एस कोई भी हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्लियर, देन ये जो हमारे पास होगा के एस क्या होता है बताओ, के एस क्या होता है भाई बोलो। के एस इज नथिंग, दिस इज अ सब फील्ड जनरेटेड बाई के यूनियन यस। के एस क्या होता है, दिस इज अ सब फील्ड जनरेटेड बाई के यूनियन यस। तो अगर एस हमारे पास फाइनाइट सेट है और के एस क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ के एस इज फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ के। अगर के एस के का फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन है तो
अगर एस कोई भी फाइनाइट सेट है तो के एस जो निकल के आएगा वो क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन होगा किसका, के का। ये एक डेफिनेशन है, समझ आई ये बात। मतलब एस अगर फाइनाइट सेट आप ले रहे हो, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो नेचुरल नंबर का ले लो, तो के नेचुरल नंबर आप निकालोगे तो ये जो हमारे पास आएगा सब फील्ड जनरेटेड बाई एस, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये जो हो जाएगा के एस फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन हो जाएगा किसका, के का फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन हो जाएगा। ये वाली बात हम बोल रहे हैं। इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इफ अगर फील्ड हमारे पास के एस हो जाए, ये फॉर सम फाइनाइट सबसेट एस ऑफ एस, फॉर सम फाइनाइट सबसेट एस ऑफ एफ is called a finitely generated extension of K, a finitely generated extension K। ये बात समझ में आई। मतलब ये डेफिनेशन से आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर S कोई भी फाइनाइट सबसेट है तो K यूनियन S जो बनेगा, जिसे बोलते हैं सब फील्ड जनरेटेड बाय के यूनियन एस, जिसे के एस बोलते हैं, वो फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन के का बनता है। बस जस्ट सिंपल थिंग ये हम आपको समझा रहे हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो एग्जाम्पल के तौर पे ये बात देखिए कि अगर इफ मान लेते हैं यस के अंदर एक सिंगल एलिमेंट यू है और यू किसका, कहाँ का मेंबर है, यफ का मेंबर है, सच डेट, ठीक, यफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, के ओवर यू। यही ये जो हमारे पास बनता है ये क्या बनेगा, फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन। किसका बनता है फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन, बताओ। अगर ये ऐसा है तो फाइनाइटली जनरेटेड क्या बनेगा, एक्सटेंशन बनेगा। मतलब ये समझ लो कि अगर एस हमारे पास सिंगल एलिमेंट है और यू कहाँ का मेंबर है, हमारे पास फील्ड का मेंबर है, तो जो एफ आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, के ऑफ एस होता था तो के ऑफ यू इस तरीके से लिखा जाएगा। डेट इज, इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ है वो नथिंग, दिस इज अ के यू। और अगर एफ के यू है देन हम ये बात कह सकते हैं कि जो के एस होगा वो के यू के इक्वल हो जाएगा। के एस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के यू के। अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो इसे हम सिंपल एक्सटेंशन बोलते हैं। देन f is a simple extension, then f is a simple extension। तो f को क्या कहते हैं, सिंपल एक्सटेंशन ऑफ k, डेट इज f इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ k। मतलब ये बात आप लिख सकते हो कि f इज सिंपल एक्सटेंशन ऑफ k। डेफिनेशन, सिंपल एक्सटेंशन ऑफ k इफ यफ और कुछ ना यफ के यू के बराबर हो जाए, और जहाँ पे फॉर यू जो है किसका मेंबर हो, फील्ड का मेंबर हो। ये एक नई डेफिनेशन आपको मिल गई कि आप सिंपल एक्सटेंशन कब कहोगे, किसी भी एक्सटेंशन को सिंपल है कि नहीं है उसे कब कहोगे, जब एफ को हम सिंपल एक्सटेंशन के का तब कहेंगे जब यफ है के यू के इक्वल हो जाए फॉर यू बिलोंग्स टू यफ। ये बात समझ में आ गई ना, आई थिंक आ जानी चाहिए। तो अगर एस के पास सिंगल एलिमेंट है, जैसे पीछे हमने आपको डेफिनेशन बताई कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट है यस तो उसका के एच बनाओगे तो फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन बन जाता है वो के का। तो जैसे एस हमारे पास एक फाइनाइट एलिमेंट यू ले लिया तो ये हमारे पास एक फील्ड बन जाएगा। फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन का मतलब ये हुआ ना कि मतलब कोई भी एक्सटेंशन अगर आप ले रहे हो जैसे के का एफ एक्सटेंशन, तो होना तो एफ को फील्ड ही पड़ेगा ना। तो के यस अगर आप ले रहे हो, एस हमारे पास फाइनाइट है तो वो भी फील्ड का ही तो मेंबर होगा ना। और फील्ड का मेंबर अगर मान लो सिंगल मेंबर आपने ले लिया, सिंगल मेंबर, और वो इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया कि एफ के यू के इक्वल हो गया, एफ के एस के ही इक्वल हो गया पूरा पूरा, तो इस केस में जो एक्सटेंशन है वो सिंपल हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक। जैसे मैं थोड़ा और समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर एस के पास हम दो एलिमेंट ले लें जैसे लाइक यू वी है ना, तो आप
के साथ इसका यूनियन ले रहे हो, किसका, यू वी का, यही तो करना होता है के एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे जनरेट होने वाला जो टर्म होगा ये फील्ड ही तो होगा, के ऑफ एस क्या होता है, सब फील्ड। तो ये किससे जनरेट हो रहा है, के यू कामा वी से जनरेट हो रहा है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, इससे सब फील्ड ऐसे ही तो जनरेट होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर के ऑफ यूनियन सिंगल यू आप लेते हो और के यूनियन सिंगल वी आप लेते हो, इससे जनरेटेड होने वाला ये फील्ड ही तो मिलेगा, और ये फील्ड हमारे पास के यू टाइप का मिलेगा, और ये फील्ड हमारे पास के वी टाइप का मिलेगा, जैसे के एस के यू होता है, ठीक। और अगर मान लो कि के वी है आपके पास, है ना, और इसका यूनियन आप ले रहे हो सिंगल एलिमेंट के साथ, यू के साथ, और इससे जनरेटेड होने वाला फील्ड हमारा किस तरीके का होगा, ये होगा के वी और साथ में क्या जाएगा, यू, इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके की फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके की फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे, और अगर इस तरीके का कोई फील्ड आ जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, देन वी सी डैट, ये लिख लो, देन वी सी डैट, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इफ ये टाइम्स आप यहाँ पे जो कुछ ला रहे हो, u1 u2 u3 डॉट 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 un, मान लो इसके अंदर n टर्म हमने ले लिए, कितने ले लिए, n टर्म, तो वो हमेशा क्या आएगा, फील्ड ही आएगा। यही बात हम समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक सब फील्ड जनरेट करेगा, ये भी एक सब फील्ड जनरेट करेगा, ए भी और ए भी। तो के अंदर u1 u2 un, मान लो n टर्म ले रहे हो तब भी वो क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। और ये जो f आएगा, f होगा फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन, किसका, इस वाले के का। देन f इज अ फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन, फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन हूँ कि थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा आपके, लेकिन कुछ चीज़ें तो यार कठिन होंगी ही ना, सब कुछ आसान मिल जाए तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। थोड़ा सा सीखो आप भी, मज़ा आएगा। ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा और बचा है, इसमें बताते हैं वो भी। जैसे मान लो कि इफ़ एस हमारे पास ऐसा कुछ है, एस बराबर हमारे पास u1 u2 से लेके un तक के टर्म है, देन अगर आप के ऑफ एस निकालने चाहोगे तो हमारे पास क्या होगा, के ऑफ u1 u2 से लेके u1 तक के टर्म आएंगे, क्लियर। तो एफ जो होता है, एफ क्या होता है, के यू होता है, ध्यान करो। और यही किसके बराबर हो जाए, अगर के एस के बराबर हो जाए, और के एस हमारे पास क्या गिवन है, के u1 से लेके un तक के टर्म गिवन है, ये तो गिवन है ना, कंफर्म ये गिवन है। तो यहाँ से क्या आपको पता चला, यहाँ से आपको नहीं पता चला लेकिन मुझे पता चल गया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई, यहाँ से कि के, अगर आप इसके अंदर दो एलिमेंट ले रहे हो और चाहे इन्हीं एलिमेंट को अलग अलग ले लो, के यू और वी कर लो, और चाहे इस एलिमेंट को के वी पहले कर लो बाद में यू कर लो, ये तीनों एक जैसे होंगे, तीनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक। ये तीनों कैसे रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ये अलग है और ये वाला टर्म अलग है, ये अलग है और ये वाला टर्म अलग, ठीक। अगर के यू वी निकाल रहे हो या यू वी निकाल रहे हो या वी यू निकाल रहे हो, सबके सब कैसे रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं, देखो। जैसे कि जैसे मान लो क्यू का एक्सटेंशन आर होता है, आर भी एक रियल नंबर का फील्ड है ना, ये रियल नंबर का फील्ड है, समझना बात को, और ये रेशनल नंबर का फील्ड है। क्यू का एक्सटेंशन क्या होता है, आर होता है। तो अगर हम इसमें एस बराबर एक सेट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया √2, कन्फर्म है। अब सबसे बड़ी बात आपको लिख के देखना है, जो क्यू √2 होता है, क्यू √2, इसके एलिमेंट आप कैसे लिख सकते हो, ये ए प्लस बी √2 टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां पे ए और बी की चॉइसेस कहाँ से आ रही होंगी,
रेशनल नंबर से आ रही होंगी। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, ये क्यू रूट टू है। बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो, अब इसमें अगर आप क्यू रूट टू के अंदर से बेसिस काउंट करने की कोशिश करोगे, बेसिस निकालोगे, तो बेसिस हमारे पास क्या आएंगी, के का वन, ए का कोफिशिएंट 1 और बी का कोफिशिएंट रूट टू, यही बेसिस आने वाली है। ये बेसिस क्या करेंगे, पूरे पूरे क्यू रूट टू को क्या कर देंगी, जनरेट कर देंगी। ये बात समझ में आई? तो 1 कामा क्या है, 2 बेसिस है। किसकी बेसिस है, क्यू रूट टू की। 1 कामा 2 क्या है, ये जो 1 कामा रूट टू हमने निकाला है, ये क्या है, बेसिस है। किसकी बेसिस है, क्यू रूट टू की बेसिस है। ओवर किसके है, क्यू के ओवर है। तो वेक्टर स्पेस क्या बनेगा इससे रिलेटेड, क्यू रूट टू ओवर क्यू, इस तरीके का वेक्टर स्पेस बनेगा। क्योंकि बेसिस के अंदर एलिमेंट 2 है, तो डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ? आ गई ना? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब यही है, जैसे ये बात बताई थी ना आपको, जैसे के है, के का एक्सटेंशन यफ है ना, तो के यस का भी एक्सटेंशन फील्ड यफ ही तो होगा, और एक के का भी एक्सटेंशन बनेगा। यही तो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, कुछ अलग थोड़ी सिखा रहे हैं। नहीं समझा? अरे मुन्ना, जैसे ये बात मैंने आपको समझाई ना अभी पीछे, के का एक्सटेंशन होता है के एस और इसका एक्सटेंशन होता है यफ। तो अगर हम एस बराबर रूट टू ले लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, क्यू और आर, क्यू का एक्सटेंशन आर होता है, तो ये जैसे मान लो के है और ये हमारे पास क्या है, यफ है। क्लियर? तो ये हो जाएगा के, यानी क्यू रूट टू का एक्सटेंशन हो जाएगा क्यू रूट टू। जिसका मान क्या है, रूट टू, ये हमने ले लिया, ठीक। और इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, आर। क्या यह वाली बात सही नहीं है, बताओ? सही है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर स्पेस आपके पास बना क्यू रूट टू ओवर क्यू, और इसकी हमने बेसिस आपको दिखाई अभी निकाल के, क्या होती है, 1 कामा रूट टू। तो डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगी यहाँ से, 2। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई होगी ना? अब ये देखो, एक ये वेक्टर स्पेस ये भी बनेगा, आर ओवर क्यू रूट टू, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनेगा। लेकिन ये होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल वेक्टर स्पेस ओवर क्यू रूट टू कैसा होता है, काउंटेबल। और काउंटेबल फील्ड जब होता है तो डायमेंशन उसकी क्या आती है, इनफाइनाइट। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा ना? क्लियर हो गया? तो ये कुछ और नया नहीं बताया है, जो के एस यानी क्यू रूट टू आया है, ये एक हमारे पास क्या है, के एस है। दिस इज अ सब फील्ड जनरेटेड बाई के यूनियन यस। के यूनियन यस का मतलब क्या हुआ, कि के यूनियन, जैसे आप यहाँ पे रूट टू रखोगे, इससे जो सब फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, के रूट टू। और के का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू, यानी क्यू रूट टू। ये भी एक हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस का काम करेगा ओवर क्यू। आई थिंक ये वाली बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। तो यहाँ से हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि जो सिंपल एक्सटेंशन होगा के का, वो फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन होता है के का। और जितने भी फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन होते हैं, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ के इज अ फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ के। ये बात पल्ले पड़ी ना? बहुत बढ़िया। ला 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 ला। और कहो, एग्जाम्पल से सिखा देते हैं आपको हम। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मान लो आर का एक्सटेंशन फील्ड सी होता है, और हम एस बराबर एक टर्म ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया रूट टू कामा रूट थ्री, इस टाइप के टर्म ले लिए। या आर का नहीं, मैं वैसे ही सिखाता हूँ जो पीछे एग्जाम्पल लिया, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यही लेता हूँ क्यू का एक्सटेंशन फील्ड आर, तो जो के बनेगा हमारा, के क्या है, क्यू। और के एस जो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, क्यू और ब्रैकेट में रूट टू कामा रूट थ्री। आप समस्या इस बात की है, जरा इसको लिखें, कैसे लिखते हैं इसके एलिमेंट को, ए प्लस बी टाइम्स रूट टू प्लस सी टाइम्स रूट थ्री प्लस डी टाइम्स रूट टू और रूट थ्री। रूट टू रूट थ्री की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट सिक्स आ जाएगा।
जहाँ पे ए कामा बी कामा सी कामा डी की चॉइसेस कहाँ से होंगी, रेशनल नंबर से। मतलब ए प्लस रूट टू बी प्लस रूट थ्री सी प्लस सिक्स डी, जहाँ पे ए कामा बी कामा सी कामा डी इसकी जो चॉइसेस होंगी वो कहाँ से होंगी, क्यों से होंगी। तो इसके अंदर की बेसिस है, कोफिशिएंट लिखो बेसिस। बेसिस क्या बनेंगे हमारे पास, वन कामा रूट टू कामा रूट थ्री कामा रूट सिक्स, ये हमारे पास क्या है, बेसिस। वेक्टर स्पेस किसकी बेसिस किसकी है, क्यों रूट टू कामा रूट थ्री की, ओवर और क्या है, क्यों। तो जो डायमेंशन होगी किसकी, वेक्टर स्पेस क्यों रूट टू रूट थ्री ओवर क्यों की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, चार, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस सेट कितने हैं, चार। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिली कि इस क्यू का एक्सटेंशन फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्यू रूट टू और रूट थ्री, और इसका एक्सटेंशन फील्ड क्या होगा हमारे पास, आर। ये बात उतनी देर से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जब हम थ्योरेटिकली लिख रहे थे तब आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज तो ज़रूर आ गया होगा, है ना। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं और वही फील्ड बनती है किस तरीके से बनती है। तीन एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। थोड़ा और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास कि अगर हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करना चाहते हैं, अगर हम लेट कर लेते हैं कि के का एक्सटेंशन फील्ड यफ है, ओके, और कोई यू एक मेंबर है जो कि के अंदर है, तो के ओवर एक्स हम डिफाइन करते हैं इसको। अगर हम अब की बार मानते हैं कि ये पॉलिनोमियल रिंग है, क्या है, पॉलिनोमियल रिंग, रिंग है ऑफ के, कि ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। तो पॉलिनोमियल रिंग के अंदर कैसे पॉलिनोमियल होती है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, सच डैट जो एन है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से आ रहे हैं, और जहाँ पे ए आईज जो हैं वो हमारी फील्ड के से आ रही। के ओवर एक्स को हमने एक पॉलिनोमियल रिंग दिखा दिया, क्योंकि के ओवर एक्स टाइप के जो भी एलिमेंट होते हैं वो के यूनियन एस सब रिंग द्वारा जनरेट होते हैं, अगर ऐसा हमने बताया इसको, ठीक है। ये बात आपको याद है, मैं थोड़ा सा अगर ध्यान दिलाता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। जब भी आप के है और एस मान लो सबसेट है एफ का इस तरीके से, ठीक, तो ये जो के एस डिफाइन करते हैं ये क्या होता है, ए यूनियन एस के थ्रू सब रिंग जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, सब रिंग, ये बताया था स्टार्टिंग में। दूसरी बात, ये जो के एस बनता है इसी के बारे में बहुत कुछ बताया है, ये के यूनियन यस ये जो होता है सब फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, सब फील्ड जनरेट करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम आपको ये समझाने वाले हैं, ये अगर हमने मान लिया कि के का एक्सटेंशन एफ है, यू के का मेंबर है, के एक्स अगर पॉलिनोमियल रिंग मान ली तो पॉलिनोमियल रिंग कैसे दिखेगी, इस तरीके से आपको दिखने वाली है। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात है, ये सीखो कि अगर के का एक्सटेंशन फील्ड एफ है, ठीक, और एफ ओवर के हम ऐसे तो लिखते हैं वेक्टर स्पेस को, एफ ओवर के की जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है, मतलब जो एफ ओवर के फाइनाइटली जनरेटेड है ना, के जो है फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन है किसका, एफ का, तो इसकी डायमेंशन इस तरीके से फाइनाइट लिखते हैं। इसका मतलब ये लेस देन इन्फिनिटी का मतलब वो फाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे के का एक्सटेंशन अगर मान लो ई है और ई का एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, एफ है, इसे इनडिटर्मिनेट फील्ड बोलते हैं, ठीक। ये क्या बनाओगे, जैसे इसका एक एक्सटेंशन है तो इससे ओवर एक सब वेक्टर स्पेस बनेगा, एफ ओवर ई एक वेक्टर स्पेस बनेगा, ई ओवर के एक वेक्टर स्पेस बनेगा। तो अगर ये फाइनाइट है और ए भी फाइनाइट है तो कह रहा है कि एफ ओवर के जो वेक्टर स्पेस होगा इसको भी फाइनाइट ही होना पड़ेगा।
ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको फाइनाइट होने के लिए एफ और ई फाइनाइट होना चाहिए, ई और के फाइनाइट होना चाहिए, तब जाके एफ और के फाइनाइट हो पाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमको एक बात पता चली कि ये जो हमने लिखा के एक्सटेंशन फील्ड आपको मिला ई का एक्सटेंशन फील्ड एफ, इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनाइट होगा। यानी एफ और के को हम कैसे लिखेंगे? एफ और के को हम लिखेंगे एफ और ई और साथ में ई और के, इस तरीके से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई और के की डायमेंशन होगी, ई और के की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन हो चाहे इसकी डायमेंशन, ए डिवाइड करेगी किसको? एफ और के को। ये बात समझ में आई ना? ओके। तो इसका मतलब और एक बात हुई कि अगर एस कोई फाइनाइट सेट है और एफ इज इक्वल टू के एस है, तो एफ क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन होगा किसका? ओवर के। यहाँ पे नोट करके बात लिख लो, याद कर लेना, पूछी जाती है। इफ यस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट सच दैट f is equal to k over s, then f is finitely generated extension, finitely generated extension over k। ओके, ये बात समझ में आ गई ना? एक बात उधर हम आपको समझा रहे थे अभी जस्ट देर पहले, है ना? क्या समझा रहे थे? देखो, ये हमने आपको बताया था कि अगर k का जैसे एक्सटेंशन फील्ड यफ है और फिर हमने कहा कि k है यस, अगर कोई सबसेट है किसका? यफ का, तो हमने बताया कि k ओवर यस आपका होता है k यूनियन यस से जो जनरेट होती है क्या? सब रिंग है एक। और ये जो k ऑफ यस है, ये क्या हमारे पास होता है? k यूनियन s से जनरेट होने वाला सब फील्ड होता है। ये बात बताई। तो अगर यहाँ पे लिखो इफ s बराबर एक सिंगल एलिमेंट u एंड f हमारे पास हो जाए पूरा का पूरा k ऑफ u, तो इस एक्सटेंशन को, ऐसा एक्सटेंशन को हमने सिंपल एक्सटेंशन बोला था। देन अगर इस तरीके की कंडीशन होती, देन f is a simple extension of k, f is a simple extension of k, एक्सटेंशन ऑफ k होता है, ठीक है। एंड ये जो u है, u is called primitive element of a 4k, primitive element of या 4k। ये वाली जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खूब क्वेश्चन बनते हैं, और ये बात आपको समझाना ये चाहती है कि जैसे जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे k का एक्सटेंशन फील्ड यफ है और u बराबर s बराबर हमने एक एलिमेंट ले लिया √5 ले लिया, बहुत बढ़िया। तो जैसे q को हमने k क्यों ले लिया? q, और s को f को ले लिया हमने r, ऐसा टर्म ले लिया। कह रहा है ये कि जो q है, q का एक्सटेंशन फील्ड जो आएगा जैसे q √5 होगा। अरे यार दूसरे पेज पे बताता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा। जैसे लिया ए का एक्सटेंशन फील्ड एफ, फिर मैं कह रहा हूँ के जो है वो क्यों है, एफ जो है वो आर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो इसे। और एस को हमने ले लिया √5, ठीक, √5 ले लिया, तो क्यों ओवर एस बनेगा, जैसे के ओवर एस बनता है तो क्यों ओवर √5 बनेगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? a प्लस बी √5 टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां पे ए बी की जो चॉइस है वो रेशनल नंबर से होंगे। तो बेसिस अगर हम लिखेंगे, बेसिस ऑफ क्यू √5 ओवर क्यू एस जाएगी हमारे पास 1 कामा √5। यहाँ से आप बता सकते हैं कि डायमेंशन क्यू √5 ओवर क्यू की अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि क्यों ओवर
क्यू रूट 5, ये जो क्यू रूट 5 हुआ इसका एक्सटेंशन क्या होगा, आर होगा। ये हो गया सिंपल एक्सटेंशन, क्या हो गया, सिंपल एक्सटेंशन ऑफ क्यू ना। और ये जो रूट 5 है इसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव एलिमेंट, क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट। क्लियर, देखो ये तो लिखा है हमने, रूट 5 को बोलेंगे प्रिमिटिव एलिमेंट एफ ओवर के। क्लियर, रूट 5 क्या हो जाएगा, ये प्रिमिटिव एलिमेंट हो जाएगा दिस का। समझ में आई बात ये नहीं, और किसका प्रिमिटिव एलिमेंट होगा, आर ओवर क्यू रूट 5 का। क्लियर, तो सिंपल एक्सटेंशन क्या होता है, प्रिमिटिव एलिमेंट क्या होता है, ये बात थोड़ी सी आपको पल्ले पड़ी होगी ना। ये थ्योरम बहुत अच्छी है, आप इसको याद करिएगा कैसे भी हो पाए। और थोड़ा समझाते हैं, एक एग्जांपल मान लो, ले लो यहाँ पे, जैसे आर का, अरे भाई यार अभी पेन भी आता है, हाँ देखो, जैसे आर का एक्सटेंशन फील्ड मान लो हमने यहाँ पे ले लिया आर रूट 2, ऐसा ले लिया। तो अगर हम इसको मान लें यफ और इसको मान लें के, और ओवरऑल जनरली हो भी गया, तो आर का एक्सटेंशन फील्ड क्या है, आर रूट 2। इसके बीच में तो कुछ मिलने वाला नहीं, आर रूट 2 को हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी रूट 2 टाइप के एलिमेंट, जहाँ पे ए बी की जो चॉइस है वो कहाँ से है, आर से। इसकी जो बेसिस हो जाएगी वो 1 का रूट 2 हो जाएगी। ठीक, तो रूट 2 को हम बोलेंगे प्रिमिटिव एलिमेंट, प्रिमिटिव एलिमेंट, और इस आर रूट 2 को हम कहने वाले हैं क्या, क्या कहने वाले हैं, सिंपल एक्सटेंशन। इसका जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये कौन सा एक्सटेंशन है, सिंपल एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात ना, कि सिंपल एक्सटेंशन क्या होता है और प्रिमिटिव एलिमेंट क्या होता है। ये दो बातें समझना ज़रूरी था, समझ लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं समझोगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि आगे हम समझाने की और कोशिश करेंगे, है ना। फिलहाल समझ लो वो बेटर है। अब इसके बाद आता है, देखो थ्योरेटिकल है थोड़ा, तो आपको टफ लग रहा होगा स्टार्टिंग वाला, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब समझने का प्रयास करोगे एक दो बार में तो आ जाएगा, इसकी तो हम गारंटी लेते हैं। देखो, अब डालो हेडिंग इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, है ना, हेडिंग डालो। इसको चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग से। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे। और हाँ, पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, बताओगे तभी तो जान पाएंगे। जैसे कि आज एक कमेंट आया हुआ था कि इसकी क्लासेस नहीं आ रही हैं, हाँ तो यार लेट हो जाता है, पर कंप्लीट करें।